बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। छोटी छोटी चीज़ें जो हम रूटीन में ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी की गलती अगर देखें तो पर्दापोशी करें। अल्लाह ताला आपकी बहुत सारी मुश्किलात भी आसान करेगा, आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करेगा। बाकी अच्छा करते रहें, आपके लिए वो चीज़ें पलट कर वापस आएंगी, आपकी ज़िंदगी में भी सब अच्छा होगा। प्रोग्राम भी अच्छा सा करेंगे। आज हम ख़बरों से करेंगे आगाज़। इंशाल्लाह 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और कल के लिए माजरत, क्योंकि कल कुछ आपको पता है जी, हमारी भी मजबूरी हो जाती है, लाइव कुछ आ जाए तो आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों ने एक दिन पहले अपनी बर्थडेज भेजी होती हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो ये हमारे कैमरामैन रजाक साहब जब इनकी बर्थडे थी ये भी इंतजार कर रहे थे, ये सामने बैठ के इंतजार कर रहे थे, जो लोग टीवी भी देख रहे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे होते हैं। खैर, तो उनके लिए माजरत, आज ज़रूर उनकी भी हम बर्थडे शामिल कर लेंगे। सो नाज़रीन, हमने चलना है जी प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ। अच्छा जी, खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ आमिर रजा खान साहब और वकास अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर की तरफ चलेंगे। 20 मकामात पर ब्रिजेस के मंसूबे पर अमल दरामद न हो सका। गुलबर्ग, पाइन एवेन्यू, अकबर चौक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनने के बाद नए ब्रिटिश स्टेडियम ब्रिज ना बन सके। थोड़ा सा ना लोगों को पहले थोड़ा सा आदी भी बनाना होगा इनका इस्तेमाल करने का, क्योंकि आई डोंट नो, मैंने बड़ा ये चीज़ें ऑब्जर्व की है जहाँ पर ये ब्रिज हैं भी लोग नहीं इस्तेमाल करते। आमिर भाई, मुझे जी बड़ा अफसोस है, अगर ये 20 नहीं बन सके तो मेरे वो भाई जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं कहाँ सोएंगे रात को? उनको सोने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? उन बेचारों का घर कहाँ बनेगा? नहीं बनाए जाते माजरत, इसके मकसद के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे पता आप टॉन्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं तो टॉन्ट नहीं कर रहा। मैं तो लाहौर कॉलेज के बाहर जो बना है, जो कनेड कॉलेज के बाहर बना है, जो ये लंडा बाजार के बाहर बना है, जितने पेडिस्टेरियन ब्रिजेस लाहौर के अंदर है, आप में से देखने, मैं टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ कि वो मेरे भाई जो जिनको ये छत मिली हुई थी बारिश से धूप से बचने के लिए, जो नशा करते हैं, जो नशा करते हैं, अपने भाई हैं, वो कहाँ सोएंगे? ये जितने पेडिस्टेरियन ब्रिजेस हैं। अच्छा, इसके बाद 2 अंडर पासिस भी हैं पेडिस्टेरियन, एक आपके सर्विसेज के बाहर है और एक आपका लोहारी चौक में है। 2 पे आपने अंडर पास भी बनाए, उसके अंदर दुकानें भी बनाई हुई हैं, 8 इस तरफ हैं, 8 इस तरफ, 16 दुकानें हैं। ये भी इसी काम के आता है, रफ़ा हाजत के काम आता है, ये नशइयों के रहने के काम आती है जगह। देखिए, जब तक आप लोगों को साफ़ सुथरा माहौल नहीं देंगे, जब तक आपके बार बार सर्वेलेंस नहीं होगी यहाँ पर लोगों को, आपको पता है जब हमारा ऑफिस जेल रोड भी नहीं करते, आपका पॉइंट में सुन ले नहीं लोग, पता नहीं आप एग्री करें या ना करें, आप जो मर्जी करें, जेल रोड पे लोगों को रोड क्रॉस करते, मैं आपको वो भी बताता हूँ, आपको बता देता हूँ। इस ये जो जेल रोड पे हमारा ऑफिस था, इसके साथ ही ये वकास भी जानता है कि वो बना हुआ था पेडिस्टेरियन ब्रिज, उस पर बारहा लोगों को लूटा गया रात। अच्छा, देखो, मैं जो बात कह रहा हूँ आपसे, मैं दिन के टाइम जी, दिन नहीं, रात के टाइम। अच्छा, दिन के टाइम नहीं लूटा गया, रात के टाइम। और आपने जो कहा कि लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिपरा साहब के वालिद साहब की जब डेथ हुई तो हम वापस आ रहे थे मोटरवे के रास्ते, एक जगह पे हम रुके तो पेडिस्टेरियन ब्रिज था, उसके बिल्कुल करीब हमने अपनी वो पेट्रोल वगैरह, वो सर्विस स्टेशन वगैरह थी, तो हमने कहा चले चाय पी लेते हैं। तो पेडिस्टेरियन ब्रिज बना हुआ है, मोटरवे को लोग पैदल क्रॉस कर रहे थे। अब कितना खतरनाक चीज़ है ये। अब मुझे बताएं, ये आप तो सिग्नल फ्री कॉरिडोर की बात करें, ये बनने चाहिए, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है, और लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने का और उतरने का शऊर भी आना चाहिए। वो जो क्रॉसिंग करते हैं, जहाँ आपने जंगले लगाते हैं, वो सर्विस हॉस्पिटल के सामने वाले जंगले, आपको पता है ना जी, बिल्कुल, वो मेडिकल स्टोरों वाले तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका मरीज़ जो है, जो दवाई लेने वाला है, वो दवाई लेने आएगा तो कैसे आएगा, तो लिहाजा वो क्या करते हैं, जंगले तोड़ देते हैं। इसी तरह से जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर जो पेडिस्टेरियन ब्रिज है, उसमें भी जंगले तोड़ दिए जाते हैं। ये जब तक आप लोगों में शौक, अच्छा, ये जंगले और बड़े और मजबूत, दीवारें बना दे, मेरी तरफ से तो अंदर दरख्त लगा दे, दीवारें बना दे, लेकिन लोगों को वो क्रॉस ना करने दें, और दूसरा नशइयों के डेरे ना बनने दें। जब तक आप उस पर कैमरे नहीं लगाएंगे, सेफ सिटी उस पर सर्वेलेंस नहीं करेंगे, ये है कि अगर ये बन भी जाते हैं तो जिस आपको सेफ सिटी है उसके लिए सेफ सिटी अगर कैमरे लगा दें, और वहाँ पे जो जराइम होते हैं शाम के वक्त, रात के वक्त, लोग ना क्रॉस करेंगे ना रोड, तो आप इसको महफूज बनाए। मेरे कहने का मकसद ना, अकेली खातून तो जाएगी नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी अगर शाम के टाइम इस तरह का तो कोई भी नहीं यूज करेगा। आपको डर लगता है? हादसात तो फिर हादसात होते हैं, ऐसे ही है। वकास अहमद, आमिर भाई ने बड़ा मुफस्सल इस पे अपना बयान फरमाया। वो आमिर भाई
जिन लोगों के करना है कि नहीं, जिन लोगों की सीरियसली मैं भी यही कहने लगी, जिन लोगों की मैं भी यही कहने लगी जिन लोगों की आपने फिक्र की है ना, उनके लिए बड़ी जगह हैं, बड़े फ्लाईओवर्स हैं हमारे शहर में, वो कहीं पे भी रह सकते हैं, तो अंडर ब्रिजेस की उनको ज़रूरत नहीं है सच। आपने कहा कि लोग इस्तेमाल नहीं करते, हाँ बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कभी आपको टाइम मिले, आपको ख़ास तौर पर तो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे जो एक मौजूद है हाफिज सेंटर के सामने, तो वहाँ पे चेक कीजिएगा कितने लोग ट्रैवल करते हैं। फिर पूरे शहर में पकड़ के नहीं, मैं आपको बताने लगा हूँ ना, मैं एक गुजारिश सुन ले, छोड़ने जाता हूँ, उसको भी क्रॉस नहीं करता। आज भी मैंने गाड़ी रोकी है, दो लोगों को खवातीन थी और एक मर्द था, उनको सामने पे स्टेडियम ब्रिज है और मैंने आज भी, क्योंकि मैं रोजाना गुजरता हूँ ना वहाँ से, ये कह रहे हैं। अच्छा, कंपैरेटिवली उसका इस्तेमाल होता है, दोनों तरफ प्लाजे हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। आप जेल रोड की बात कर रहे थे, कनेट कॉलेज के सामने वाला आप कर रहे थे ना, अगर आपके रोज़ सिर्फ स्टूडेंट्स की हम बात करें, अगर वहाँ से 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स गुजरते हैं, इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्टिव आप जो था वो आपने बहुत हद तक अचीव किया। ये आप ना लाहौर कॉलेज वाला कह लें, नहीं इतने स्टूडेंट्स कनेट का भी, कनेट का भी से नहीं गुजरते। अच्छा, उसके बाद वहाँ रहा है, जाने दें उस, अब आपने ना वो खबर नहीं पड़ी जो जिस वजह से उनकी ज़रूरत पड़ रही है कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर जब से हो गया है ना, पहले होते थे सिग्नल, KFC वाला, PIC वाला चौक का सिग्नल था, ट्रैफिक रुक जाती थी, कैनाल का भी सिग्नल था, तो लोग सड़क से गुजर जाते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं मोस्टली। अच्छा, जिन पॉइंट्स की ये इन्होंने हाईलाइट किया ना कि जहाँ पे बनने थे, उनमें एक वो लिबर्टी राउंड अबाउट भी है। लिबर्टी राउंड अबाउट से आप ये देखें कि एक वहाँ से जो पैदल क्रॉस के लिए प्रेस स्टेडियम ब्रिज है वो हाफिज सेंटर में है, दूसरा कलमा चौक का कोई नहीं है, तो लोग मतलब वहाँ पे इतनी फास्ट ट्रैफिक होती है, वहाँ पे ज़रूरत है बननी चाहिए। इसी तरह से नहीं सर, लिबर्टी राउंड अबाउट जहाँ पे फिर इसके बाद आ जाए अल्लाह गोल चक्कर, आपका जंक्शन था ना, आपने उसको ट्रैफिक सिग्नल फ्री बना दिया है, तो भाई उस जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं आसपास का जंक्शंस हैं, वो लोग कैसे क्रॉस करेंगे, वो वहाँ पे भी ज़रूरत है। तो इसलिए वो सेंटर पॉइंट जो थे, जहाँ पर पहले लोगों की ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी थी, सिग्नल्स भी थे, एक्सेस थी, तो वहाँ पे तो लाजमी है। और मेरे ख्याल में कि प्रोजेक्ट मुकम्मल का फीता काटने से पहले ना ये लवाजमात पूरे होने चाहिए। फिर भी हमें बात वहीं पे आ जाती है ना, अगर एक बंदा इस्तेमाल नहीं कर रहा तो क्या हमने इस बात, कॉन्ट्रैक्टर जो गायब हो गया, इसको पूछने वाला कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्टर जिसने फीता काटा है, आप जब मुकम्मल ही नहीं हुआ तो आपने कैसे फीता काट दिया, उसकी यह है कि हमारी जिंदगी में हमारी इंतजामिया है, जिन्होंने लीड करना है कौम के, उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, तख्ती लगाना करती है। ठीक है, अगर जो ये कंडीशंस हो कि भाईजान आपने फुटपाथ बना लिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग साइन सिंबल्स आपने लगा लिए, आपने जो ग्रीन बेल्टिंग करनी थी कर ली है, रिक्वायर्ड जो प्लांटेशन करनी थी वो कर ली है, तो ये 4-5 चीज़ें कर ली हैं, तो फिर हम फीता काटेंगे। उन्होंने कहा हाँ जी कारपेटिंग हो गई है जी, हो गई है, गड्डी चल सकती साड़ी, उनके नहीं हाँ जी चल सकती है, पाओ लाल कलील ले आगे फीता काट लिया। तो भाई बाद में ना किसी ने पैसे देने हैं और फिर ऐसे ही होना, उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्टर ये एलडीए का कसूर है। मेरा ख्याल है कि ठेकेदार भागता है तो उसको ब्लैक लिस्ट करें, पहली बात तो ये है। जिम्मेदार ये होता नहीं है, वैसे ये अमूमन होता नहीं है यहाँ पे, तो ठेकों से पहले ही देखना होगा ना भागे क्यों है, ठेकों से पहले ही पेमेंट्स कर दी जाती है और पेमेंट्स ले ली जाती है, किकबैक्स जो वो ले लिए जाते हैं। ये सारा मामला जो है ये मिली भगत का नतीजा होता है, ये ठेकेदार भागता भुगता कहीं नहीं, ये अगले ठेके में फिर यही ठेकेदार रेट बढ़ जाएगा। सही क्या, तो ये ऐसा मामला नहीं है। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस लाहौर में बहुत सारी जगहों पे बनने वाले हैं और बहुत सारी जगहों पे सिग्नल फ्री होने वाले हैं, कॉरिडोर मजीद बनेंगे, मजीद आपको परेशानी होगी, तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। गो हम अमेरिका की तरह तो नहीं कर सकते, वहाँ पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के लिए उन्होंने एक्सीलेटर्स लगाए हुए हैं, बल्कि जीने लगाए हुए हैं। चलिए इंशाल्लाह हमारा भी होगा। आमिर भाई, लोगों के लिए भी एक मैसेज है, मैंने देखा है ये मेट्रो बस पे लोग होने के बावजूद भी जहाँ कहीं पे स्टेयर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें ना हमें खुद भी वैसे तो शहरी भी अपने अंदर चेंज करते हैं। कैसे क्रॉस कर सकते, रोड पर रोड तो नहीं क्रॉस, नहीं कलमा चौक से क्रॉस करते हैं ना। हाँ, तो कलमा चौक में वो सिग्नल है ना नीचे, नहीं सिग्नल नहीं है, कलमा चौक रोड क्यों क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ कोई क्या करे, वहाँ पे क्या है, वहाँ नहीं है ना, पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं है बेसिकली, वहाँ पे है ट्रैफिक सिग्नल, तो ट्रैफिक सिग्नल वहाँ पे ज़ेब्रा साइनिंग होने वाली है। लेकिन नॉर्मली लोगों को मैंने नहीं देखा वकास यूज करते। मैं ये कहता हूँ आपकी बात के सामने भी है, मैं कहता हूँ कि हर रोज मैं कहता हूँ कि आप 100% नहीं है,
आप लेकिन 5% भी कर रहे हैं तो वो उसमें तेजी बेहतरी माने ये तमाम रोड्स इतने फास्ट, मैं तो मोटरवे वाला सुन के परेशान होगी, पता नहीं किन लोगों की ये हिम्मत होती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ लिबर्टी में, क्योंकि हम रोज़ वहाँ से आते हैं, क्योंकि अब ट्रैफिक होती है वहाँ पे तेज़। अब लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं आके, ठीक है, एक बंदा हार्डली क्रॉस करने की कोशिश करता है, 10-20 इकट्ठे हो गए ना, फिर ट्रैफिक रुकती है, फिर लोग अब ये जो पॉइंट आमिर भाई बता रहे हैं, वहाँ पे बंदा रिस्क भी नहीं ले सकता, ठीक है, इसीलिए ना नहीं रिस्क ले सकते आप, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी चीज़ें ना अपने अंदर भी लेकर आनी होगी, अपने कोर्स का हिस्सा बनाएं, बच्चों को ये चीज़ें बताएं, मतलब आपके लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। फिर लोग क्या कह देते हैं, अच्छा गाड़ी वाला तेज था उसकी वजह से हुआ, आपकी अपनी गलती। जब ब्रिज मौजूद है प्लीज़ इनका इस्तेमाल करें। बाकी ये जो कॉन्ट्रैक्टर भाग है इसका भी कुछ पता चला है, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन, और बात कर लेते हैं जी कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन की, जिसका टास्क दे दिया गया है, इसको बर वक्त मुकम्मल करना है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वक्तन फ़वक्तन इसका जायज़ा भी ले रहे हैं। वकास अहमद, मैं तो चेयरमैन पीसीबी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेडियम तो बन जाना है, जिस तरह से आप ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे हैं ना, इस तरह कुछ टीम का प्रोजेक्ट भी मुकम्मल कर देना, उनको भी तो कुछ एहसास होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो जाना है, क्योंकि मैं भी कल परसों देख रहा था तो वो अब नज़र आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, पिलरिंग उन्होंने कर ली है, तो तो हमें बड़ा शोर है कि 24 घंटे काम पूरी 24 आवर्स कर रहे हैं, और जिस तरह से वो डिटरमाइन है, जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चेयरमैन पीसीबी साहब हैं, वो तो मुकम्मल उन्होंने कर ही देना है। ठीक है, मसला ये है, इस पर हम बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि सर उनका भी कुछ कर दे। एग्री करते हैं? देखिए एग्री तो मैं करता हूँ, लेकिन हाफली एग्री करता हूँ, इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जब मसला वहाँ पे है जहाँ पे आपका स्कूल है, जहाँ पे आपका क्लब है, जहाँ पे आपकी नर्सरी है, मसला वहाँ पे है। आपके बच्चों में टेस्ट क्रिकेट खेलने की एबिलिटी ही नहीं है। ये जो नए क्रिकेटर्स हैं, इसी बोर्ड ने लेके आनी होती है, लेकिन ये 6 माह में नहीं आएगी। ये 6 साल 10 साल का प्रोसेस होता है एक प्लेयर तैयार करने में। गुजर के कहाँ तक आपने उसको कैसे, अच्छा ये हुआ ये कि जो साबिक चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने पैटर्न ट्रॉफी और कायदे ट्रॉफी को नजरअंदाज करके सिर्फ जोर एक पास पे लगाया T20। आपकी क्लब क्रिकेट T20 पे चली गई, आपका मोहल्ला क्रिकेट T20 पे चली गई, आपके घर की क्रिकेट T20 पे चली गई, आपका देखने वाला T20 पे चला गया, लेकिन जो असल क्रिकेट थी दुनिया ने उस पर काम किया। ऐसे ही अब वो जो बेसबॉल तकनीक है वो इंग्लैंड ने मुतारफ कराई, गेम अमेरिका की है, इंग्लैंड ने क्रिकेट में मुतारफ कराई। आज आप टेस्ट में 827 रन बनते हुए देख रहे थे सामने बैठे हुए, तो वो कैसे बनते, 300 स्कोर रूट को करते हुए देख रहे थे। मसला जहाँ पे है वो वहाँ से जो शुरू करेगा, वो शायद उस वक्त तक चेयरमैन ना रहे जब तक वो नर्सरी ऊपर आएगी, लेकिन शुरू वहाँ से करना चाहिए। ये मसला, ये अगर आप कहें कि आज आप बाबर आजम की सालगिरह, उनको इतना मुबारक हो सालगिरह, तो बाबर आजम पिछले 50 इनिंग्स में उसने 50 नहीं किया टेस्ट में, तो मुझे बताएं कि वो क्या, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ क्या T20 खेलने के लिए प्लेयर बनाया गया था। सांस फूल रहा है आपके बॉलर्स का, 130-135 से ऊपर नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा, एक तो आप ये लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट देने बंद करेंगे, अपने प्लेयर्स को ज़ाया मत करें कि जी कैरिबियन लीग हो रही है, श्रीलंका लीग हो रही है, बांग्लादेश लीग हो रही है, अमेरिका लीग हो रही है, ये T20 की लीगें हैं। उसमें जाके प्लेयर्स की स्ट्रेंथ जो है, अगर आप कभी जॉगिंग और वॉक करते हैं, तो जब हम स्पोर्ट्स करते थे तो प्लेयर्स बताते थे कि जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो कभी शॉर्ट में नहीं दौड़ाएगा, यानी छोटी रेस में नहीं दौड़ाया जाता। छोटी में दौड़ाओगे तो वो उसका आदी हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके कदम उस हिसाब से तेज हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। लंबी रेस वाले ने जरा आहिस्ता चलना है, फिर तेज चलना है, फिर आहिस्ता चलना है, अपनी सांस बहाल करना है, वो हमने काम सीखा नहीं है। तो सही उसने पॉइंट आउट किया। मैं तो कहता हूँ कि चेयरमैन साहब जो हैं, जिस तरह से कल वो ठोक बजा के वो दीवारें देख रहे थे जो बनी हैं, इसी तरह ठोक बजा कर जो नीचे सिस्टम है ना, उसमें से लोगों को बुलाएं जो क्लब चलाते हैं, जो स्कूल क्रिकेट चलाते हैं, उनसे तजावीज़ लें। ये जो ऊपर बैठे हुए चेहरे हैं, ये वही चेहरे हैं, इनको आप जितना मर्जी कर लें, ये आपको वो बात नहीं, क्योंकि ये कभी किसी क्लब में जाते नहीं है। आपकी सिलेक्शन कमेटी जो है वो कौमी टीम तक मौजूद होती है, वो जाके कितने लोग हैं जो क्लबों के मैच देखते हैं जाके, प्लेयर्स कैसे तलाश करेंगे, बच्चा कैसे आप बनाएंगे, तलाश करेंगे, उसको खिलाएंगे, सिखाएंगे। तो एक प्रोसेस है, 6 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन आपको ये प्रोसेस जब तक आप नहीं मुकम्मल करेंगे, आपकी टीम टेस्ट में और वनडे में ठीक नहीं होगी।
सो ये तो था टीम के हवाले से। अब आजिज कज़ाफ़ी स्टेडियम के काम का कितना मुकम्मल हो गया और क्या आपको चैंपियंस ट्रॉफी तक? देखिए अभी तो बहुत दिन है, मेरा ख्याल है ये उससे पहले मुकम्मल हो जाना है। जिस तरह से निगरानी की जा रही है और जिस तरह रातों को और दिन को जाकर वो चेक करते हैं, मैंने आपको अभी कहा दीवार ठोक के वो देख रहे थे कहीं ये इन्होंने फोकी दीवार तो नहीं बना दी, इसमें लेंटर सही है। हाँ। तो ये तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि हम इतने अरसे से जानते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन के मामले में तो वो कभी वो कोई कोताही नहीं बरतने वाले। और ये बहुत बड़ा एक मसला हल होने जा रहा है निस्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का, जिसका पानी जो है वो रोड्स पर आ जाए तो निकलने का नाम नहीं लेता, फिर आपको बोजर्स लगाने पड़ते हैं। ये पानी ना सिर्फ सेव होगा बल्कि इर्द गिर्द की तमाम ग्राउंड्स के लिए अवेलेबल भी। लेकिन एक बुरी बात भी है ना, फिर हम कहाँ पे जाके पानी चेक करेंगे? नहीं, वो किसी पार्किंग लॉट में खड़े होके तो हम उसमें डूबने का मंजर पेश कर सकते हैं। नहीं देखिए ना वो। सो ये जी काम तो है जी जोरों शोर से जारी है। और इसके बाद अभी जो टीम इंग्लैंड टीम खेल रही है उसकी कारकर्दगी के वाले से, इंग्लैंड टीम की पाकिस्तानी टीम दोनों की पाकिस्तान टीम में देखिए तब्दीली की गई। आज मैच शुरू हो गया होगा, हम इस वक्त जगह में बैठे हैं, शुरू हो गया होगा और इससे ज़्यादा कोई अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन क्रिकेट है, 5 दिन का क्रिकेट है। पाकिस्तान को मुल्तान में डेड स्लो पिच दी गई। अगेन वही बात, हम बाहर से क्यूरेटर्स बुलाते हैं, उनको कहते हैं पिचेस तैयार करें। आपको अपनी पिचेस को बाउंसी और तेज़ बनाना। जब तक आपका बैट्समैन बाउंसी और तेज़ पिचेस पे नहीं होगा, बाहर निकलती बॉल को वो छेड़ेगा, अंदर आती बॉल पे बोल्ड होगा। कल आपकी वुमेन टीम हार गई न्यूजीलैंड से। हम टीवी चैनल्स पे देखते हैं, क्या ये सजेशंस इनको नहीं पता कि ये कर सकते हैं? जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको नहीं पता। वो टीवी चैनल्स नहीं देखते, यहाँ तो वो टीवी चैनल्स नहीं देखते, यहाँ उसकी क्योंकि नौकरियां लग जाती हैं, फिर वो नौकरियां छोड़ने वो फिर यसर की तरफ चले जाते हैं, वो तजवीज़ देने से डरते हैं। मेरा ख्याल तो ये है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि अब जब तक आप निचली सतह पे काम नहीं करेंगे, आपकी ऊपर वाली टीम कैसे? मुझे एक बताएं, आपने नर्सरी में एचएसएन कॉलेज की मिसाल ले लें, अगर आप नाम का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। एचएसएन कॉलेज तो सरकारी है, वहाँ जो बच्चा तैयार किया जाता है वो नर्सरी पहली से जमात से तैयार किया जाता है। फिर वो एचएसओनियन होकर जब निकलता है ना तो आपको अलहदा नजर अलहदा सबसे नजर आता है ना कि आप कहते हैं ये एचएसओनियन है बच्चा। मसला यही है, आप बच्चा एचएसओनियन बनाना चाहते हैं लेकिन आप उसको दयाल सिंह सॉरी मैं नाम ले दिया, किसी ऐसे कॉलेज में जमा करा देते हैं जहाँ पे ना उसकी ट्रेनिंग होगी, ना अखलाकी, ना उसकी तरबियत होगी, ना उसको सिखाया जाएगा। तो मुझे बताएं आप रिजल्ट कैसे ले सकते हैं? रिजल्ट लेने के लिए आपको निचली सतह पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे चंद चेहरे ऐसे हैं जो आपको वहाँ तक जाने नहीं देते हैं। वो आपको इसमें उलझाए रखते हैं कि PSL आ गया, ये आ गया, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। वो बोर्ड में बहुत अच्छा लगता है लेकिन उनसे पूछे ग्राउंड में आप में से किसका क्लब है? जो क्रिकेट बोर्ड में जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट के इस वक्त हैं जिम्मेदार, अगर चेयरमैन साहब उनसे पूछे ना कि तुम्हारा कौन सा क्लब है, कौन सा क्लब चलाते हो, इतने यहाँ बात खत्म हो जाती है। सही कह रहे हैं आप। तो ये चीज़ है तो फिर बीच और ना एक आमिर भाई आप शायद इस बात से एग्री करेंगे, पूरी दुनिया में ना एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने मैच जीतना है, अच्छी परफॉर्म करना है। एक बात किस्मती से मुझे फील हुआ है कि हमारी क्रिकेट में एक चीज़ आ गई है, शख्सियात परस्ती ना। ये नहीं होगा टीम में तो हम ये नहीं करेंगे भाई, परफॉर्मेंस बेस होनी चाहिए, सियासत है, कोई परफॉर्मेंस बेस होनी चाहिए। देखिए अगर इंडियन टीम, हम ये चीजें यहाँ पर भी इंडियन टीम में अगर विराट कोहली को हटा के विराट कोहली को हटाया जा सकता है, तो अगर हम अपने दो प्लेयर्स को कि यार उनका एतमाद बहाल होने के लिए बाहर निकाल देते हैं तो कौन सा इसमें बुराई है? लेकिन इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। खैर अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। मेडिकल सेंटर अस्पतालों की मास्टर प्लानिंग फैसिलिटी तैयार ना हो सकी। हुकूमत ने मेडिकल सिटीज़ और मास्टर प्लानिंग के जरिए अस्पतालों में बेहतरी समेत सेहत के शोबों को जदीद खतूत पर इस्तवार करना था। ये जो था है ये पता नहीं होगा कब। रवा माली साल महकमा स्पेशलाइज हेल्थ ने फिजिबिलिटी स्टडी के मंसूबे के बजट में शामिल करके 10-10 लाख रुपए मुख्तस किए थे। वकास अहमद था हमारी जिंदगी का जी बड़ा अहम हिस्सा है, था ना हो तो फिर हम था ही हर जगह पे। था से कुछ सीख भी लेना चाहिए ना। नहीं सीखते हैं ना हम, ये बताने के लिए वो ऐसा था, उसने ये कर दिया था, हम होते तो हमने ये कर देना था। जैसे अमर भाई बात कर रहे थे ना क्रिकेट की, शॉर्ट टर्म टेक्निक्स नहीं चाहिए, हमें एक लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान पे काम करना है। हमें ये हो कि हमने 5 साल बाद क्या प्रोडक्ट तैयार करना है। ये बिल्कुल सही। हमारी गुड गवर्नेंस में भी यही मसला है। ये नहीं किसी एक हुकूमत की नहीं, सबकी। वो कहते हैं कि हमें मैक्सिमम तख्तियाँ लग जाए। प्रोजेक्ट कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करना या उसका ख्याली प्लाव बनाना बड़ी बात नहीं होती। उसको एग्जीक्यूट करना और उसके
ट्रायल के बाद उसको फुल स्विंग के साथ स्टार्ट करना, वो कामयाबी होती है। तो हमारे ये सिर्फ हेल्थ का नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट निकाल लें, बस वो ऐसे ही होते हैं कि 3 महीने उन्हें कहते हैं, उनसे पूछे ना कि मुझे एक सरकारी अफसर ने ये कहा, मैंने उनसे पूछा कि की बनेगा, उन्होंने कहा जी खेत है मिट्टी में। कि जी वजह, उन्होंने कहा आप मुझसे पूछें कि जिस अदारे को मैं चला रहा हूँ मेरा 5 साल का विजन क्या है इस अदारे का, हम 5 साल बाद कहाँ होना चाहते हैं। मैं कहा जी बताएं आप कहाँ होना चाहते हैं, सही सवाल करें। मैंने कहा आप 5 साल, उन्होंने कहा जी मैनू ये नहीं पता अगले महीने में होना है कि नहीं। और ये 5 साल की मैं अगर प्रपोजल बना भी दूंगा ना कि 5 साल बाद में ये करना, तो उन्हें कहना है कि 5 साल रहना है ऐसी, ये बताओ जो हमें अगले हफ्ते नज़र आए। ठीक है, तो यही है। आप देखें ना, अभी फिजिबिलिटी के लिए 10 लाख अभी है, तो वो जब वो फंड एलोकेट किए थे वो तो वैसे भी महंगाई हो गई है ना, वो तो 10 लाख में तो फिजिबिलिटी बननी नहीं है, नई टीम हायर होनी है, नई फर्म्स आनी है, नए फंड्स एलोकेट होने हैं, तो फिर प्रोसेस रीस्टार्ट हो जाना है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारी जो मिसाल है ना, वो उन बच्चों जैसे जो रेत से खेल रहे होते हैं ना, गीली रेत से, वो एक चीज़ बनाते हैं, फिर अचानक उन्हें आता है नहीं सही नहीं बनी, फिर वो गिरा देते हैं, फिर कहते हैं नई सिरे से। वो शाम को जब खेल के घर जाते हैं ना, तो कुछ भी उनके हाथ में होता, बस सारा दिन गुजार के चले जाते हैं। तो हमारे भी हुक्मरान आते हैं, एक्सपेरिमेंट अपने करते हैं, तस्वीरें करते हैं, एक्सपेरिमेंट वाला ये मामला नहीं ना है आमिर भाई। देखिए पहली बात तो ये है कि किसी हद तक मैं वकास से एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। हमारे हुक्मरान आते ही 2-2.5 साल के लिए, वो प्लानिंग 5 साल की क्या करेंगे आप ज़हनी तौर पर आपको, और वो उन 2 साल ना अपनी फाइट लड़ते रहते हैं। आपका कोई वज़ीर आज़म आज तक 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाया, तो आप किस तरह से उस पर इल्ज़ाम धर सकते हैं कि जो 5, लेकिन होना तो इसकी बात, ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि होना तो क्या चाहिए, जो मैं खुद भी बोलता रहता हूँ कि आपको ये शॉर्ट टर्म बत्तियाँ लगा के और जिसको कहते हैं ना सजावट, वो नहीं करनी चाहिए। आपको बेस बनानी चाहिए। जब तक आपकी बिल्डिंग की बेस नहीं बनी होगी तब तक नहीं है। ये भी इसी तरह की जो शोगिरी है या शोबाजी है, ये इसको हमें अब ख़त्म करना चाहिए। आप अपना सॉलिड काम करें, आप इससे कतई नज़र कि आपने 2 साल रहना है, साल रहना है, 5 साल रहना है, आप वो काम करके जाएं कि लोग आपको याद करें। आप में स्पिरिट ऐसी होनी चाहिए कि आप आने वाले बच्चों के लिए कुछ करके जा रहे हैं, बना के जा रहे हैं। कहाँ गया ये मेडिकल सिटी का प्रोजेक्ट, कहाँ गया वो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा था, हाँ। दूसरे दिन इफ्तिताह किया था ना मैडम ने। अच्छा, वो मैडम साहबा के दूसरे दिन के इफ्तिताह के बाद मुझे तो उसकी खबर नहीं नजर आई। IT सिटी की बड़ी धूम थी, जहाँ पर आप कैंसर हॉस्पिटल की बड़ी धूम थी। अभी आप ये कह रही थी पेडिस्टेरियन ब्रिज नहीं बन पाया, ये तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता। मुझे याद है सिम्स के बाहर जब बनना था तो वो रेस कोर्स से वो सिम्स की तरफ उतरता है, तो वो मेरा ख्याल है 4 दिन के 5 दिन लगे हैं उसको। एक दिन हमने सामान पड़ा हुआ देखा, दूसरे दिन वो जुड़ते हुए देखा, तीसरे दिन देखा, और चौथे 5वें दिन उस पर कलर हो रहा था। भाई ये 2 दिन में भी बन सकता है। ये निगरान वज़ीर आला का दौर था, तो वो ये चले 4-5 दिन लग गए जी उसको बनाया, तो आखिर कहीं होएगा स्ट्रक्चर, उन्होंने जोड़ा यहाँ पे जी बिल्कुल। तो ये तो 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 40 दिन ले लें, बन तो जाए, लेकिन आपने तो प्रोजेक्ट ही खत्म कर देते हैं। तो ये मेडिकल सिटीज़ वाला तो पता नहीं ख्वाब कब पूरा होगा। उसके लिए मेरा ख्याल है कि निगरान वज़ीर आला जैसी आपको भागदौड़ चाहिए, जिस तरह से उन्होंने काम किया है। मेरा ख्याल है उस तरह का काम करें तो हेल्थ के शोबे में, क्योंकि मैं विटनेस रहा हूँ उनके दौर में, मैं हॉस्पिटल रहा हूँ 21 दिन के लिए, अभी जिक्र हम कर भी रहे थे। तो उस दौर में तमाम डॉक्टर्स, तमाम पैरामेडिक्स, तमाम वो लोग यही थे, यही लोग थे, और वो कहते थे कि उनको खुद को तब्दीली नजर आ रही थी। लेकिन वो जैसे ही दौर खत्म हुआ दोबारा से सियासी वो शुरू हो गया काम, और काम खत्म होना शुरू। लेकिन ये सेहत का मामला जी नज़रअंदाज करने वाला नहीं है, तो प्लीज़ CM साहिबा से रिक्वेस्ट है कि इस पर स्पेशल नज़रसानी करें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तालीमी इदारों में मनशियात फ़रोख्त पार्लिमानी कमेटी तश्कील के बाद मैं तो कहूँगी कि हमेशा से डिस्कस भी करते रहे हैं, लेकिन इसका खात्मा मुमकिन बनाना भी एक मुश्किल टास्क हो चुका है। आमिर भाई, देखिए पैसा जहाँ पे होएगा और जहाँ पर आपके स्कैनिंग नहीं होगी, नहीं इसराफिया क्या, स्कैनिंग नहीं है। देखें जितने तलीमी इदारे हैं इसके अंदर जो काम करने वाले हैं, क्या कभी उनकी बायोमेट्रिक्स ली गई, क्या उनका पता किया गया कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, जराइम पेशा हैं भी या नहीं है, जो कंटीनों के ठेके लेते हैं। मैं बता देता हूँ, जो चौकीदार हैं, जो वहाँ पे हेल्पर्स हैं, क्या आपने उनकी स्कैनिंग वगैरह की कभी? ये कौन लोग हैं, इनका ज़रिया माश, इनके फैमिली का। देखिए तलीमी इदारा है, आपने जहाँ पे अपने बच्चों को अपने घर में
पौधों की नर्सरी लगाई है। स्टेशन अलाउ नहीं ना करती कि आप यहाँ तक पहुँचे, पर पौधों की नर्सरी लगाते हैं ना जी, जब बीज लगाते हैं तो उसकी केयर कर रहे होते हैं, ढांप रहे होते हैं उसको कि उसको चुग ना जाए। तो अपना बच्चा छोड़ते हुए ना हम स्कूल देखते हैं, ना उसके टीचर से कभी मिलने जाते हैं, गाड़ी से ड्रॉप करते हैं, गाड़ी से ड्रॉप करके तो निकल जाते हैं। कभी हमने जाके नहीं पूछा कि आपके भाई सिक्योरिटी अलार्म्स कहाँ कहाँ हैं, आपका फायर के लिए कोई सिस्टम है कि नहीं है, आपके कैमरास कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, क्या आपके बच्चों में यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई कंटीन के जो लोग हैं वो कौन हैं, जो सप्लायर्स हैं बाकी चीज़ें सप्लाई करते हैं। ये जब तक नहीं होगा, आप मुझे बताएं जितनी कंटीन्स हैं ये बच्चियों के कॉलेज में, कि ये स्कूलों में या यूनिवर्सिटीज़ में ये जो आइस बिकती है, क्या वहाँ कहते हैं आइस ले लो भाई आइस, आइस ले लो भाई आइस, इस तरह तो नहीं ना आवाज़ लगाते होंगे। अंदर का बंदा शामिल होएगा ना, जो चुप चुपीते खामोशी से पूरा नेटवर्क बनाता होगा, फिर उसमें बच्चियों को फंसाता होगा या बच्चों को फंसाता होगा, लड़कों को या लड़कियों को, मतलब दोनों की बात करता हूँ, दोनों बराबर हैं, उनको फंसाता होगा और किस तरह से वो उनको उस चक्कर में लाते होंगे। फिर बच्चियाँ खुदकुशी करेंगी ना जी, यूनिवर्सिटी में हो गई ना पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो फिर बच्चियाँ खुदकुशी करेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब तक इस तरह की स्कैनिंग आप हुकूमती सतह पर इसको शुरू नहीं करेंगे, जो लोग वहाँ काम करते हैं, और उनका ये नहीं है आपने एक दफ़ा कर ली। अमित भाई आप हुकूमती सतह की बात करें, इसका तो कोई डर खौफ ही नहीं है कि कोई सरप्राइज विजिट कर लेगा तो हमारे इदारे के बारे में। सरप्राइज विजिट की तो जरूरत ही देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इसकी तो हर 2 माह बाद 3 माह बाद एक रख लें, एक अपने टीचर्स का रिफ्रेशर कोर्स जरूर करवाया करें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। दूसरा, जितना स्टाफ है उसकी बार बार देखें यार, उसका घर तो नहीं बदल गया, उसके पास अचानक से पैसा तो नहीं आना शुरू हो गया, उसकी फैमिली वेल ऑफ तो नहीं होनी शुरू हो गई। देखिए ये चीज़ें अगर आप तलीमी इदारों में इस तरह की स्कैनिंग, जो कि आपके सिक्योरिटी इदारे कर सकते हैं, पुलिस के इदारे जो लोग हैं वो कर सकते हैं, ये आप काम शुरू कराएं, खुदारा आने वाली नस्ल को इस बीमारी से, इस मंशियात से बचाएं। वकास, यहाँ पर ना आबिद की खबर मैं देख रही, नारकोटिक्स यूनिट की कार्रवाई, 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार, करोड़ों की मनशियात बरामद। यहाँ पर स्कूलों का मामला हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो ना ये जो खबर है ना, ये सोच ही गलत है हमारी कि जी स्कूलों में आप ना पिए या तलीमी इदारों में आपको नहीं मिलनी चाहिए, तो बाहर आपको मिलनी चाहिए, तो बाहर का हमें कोई मसला नहीं है। ये इतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर चुकी है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का ये बिज़नेस है। अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, हम बाकी इदारों की बात कर रहे थे, बड़ा सिंपल सा है एक, यार कहीं पे ये पैदा हो रही है, एक जगह पैदा होती है, ये आम एक हमारी जो ओपिनियन है वो ये है कि हमारे मगरबी ममालिक से जो हमसाए हैं वहाँ से आती है, वहाँ से लेकर लाहौर पहुँचती है, रास्ते में इतनी बड़ी खेप आती है, वो कंज्यूम तो होनी है। एक बात तो ये तो मुझे मुस्तकबिल करीब में ये बढ़ता नज़र आएगा। ये फिर एक बदकिस्मती ये है कि एक ख़ास क्लास में हमारे माशरे की ये फैशन और रुझान रिवाज बन चुका है। ठीक है जी, क्या हो गया, क्या करते हैं, मतलब डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो कहते हैं कि अगर हम ड्रग ना करें तो हमसे पढ़ा नहीं जाता। एक वो क्लास है वो कहते हैं हमें कोई नहीं, पार्टी कभी कभी बच्चों को चिल कर लेना चाहिए। भाई अगर वो प्राइवेट महफिल में अपने किसी सोशल गैदरिंग में अगर वो इस्तेमाल करता है ना, तो वो वहाँ से पुड़िया लेकर यूनिवर्सिटी में भी आ जाएगा। आप क्लास में उसको रोक सकते हैं, वो क्लास के बाहर जाके बैठ के कर लेगा। अमर भाई जो बात कर रहे थे ना, अगर इशू होना ये सिर्फ कि हमें सप्लाई आ ही वहाँ पे रही है, फिर तो आप उसको टैकल कर लेंगे। आप बॉन्ड जब तक एक बच्चा या एक बच्ची चेक एंड बैलेंस रखना क्या बहुत मुश्किल है किसी भी एक। मैं गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है, मैं ये कहता हूँ कॉलेज स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को आप रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं जब तक बच्चा उनकी हदूद के अंदर है। ओपन हो गया ना यूनिवर्स, वो तो फिर आपको सऊदी अरब में भी मिल जाएगा, जहाँ पे हाथ काटा जाता है, गर्दन काटी जाती है। मैं ये कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। देखें, हम तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जो बिक रहा है उसकी बात करें, चार दीवारी के अंदर की। अभी इतने पकड़े जाते हैं, कैसे सप्लाई, कैसे आपको बताऊँ सप्लाई कैसे आती है। ये पहली बात, ये होता ही गलत है पुलिस की तरफ से ये लफ्ज़ कि तलीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करने वाला। भाई कोई तलीमी इदारे के अंदर नहीं आता। पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ आपको, आप चलेंगे शाम को KFC, पता नहीं नाम देना था कि नहीं,
वहाँ पे बैठे रहे आप, बर्तन मार्केट में बैठे हैं, आपको सप्लायर आते हैं, दे के चले जाते हैं। अब वो स्टूडेंट किसी से ढके छुपी है ये चीजें, कहाँ है पुलिस? मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, मैं आपको यही आपके कह रहा हूँ ना, कितने तालीमी इदारों में अगर स्टूडेंट्स जा रहे हैं हॉस्टल में, जो नहीं, ये बात वकास बात कर रहा है यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों की। मैं बात कर रहा हूँ स्कूल लेवल के बच्चों की। मैं आपको भी जिनको चार दीवारी से बाहर इस तरह की इजाजत नहीं होती, और खासकर बच्चियों को, जो स्कूल लेवल बच्ची जो आपकी इस वक्त ए लेवल कर रही है, 9th में है, 10th में है, अगली बात उस बच्ची को इजाजत घर वाले मैं आपको अगली बात बता देता हूँ। कोरियर कंपनी नहीं है, शहर में बड़े बड़े फूड पॉइंट्स हैं जो आपको होम डिलीवरी करते हैं, ठीक है। और हम बच्चों की बात कर रहे थे, मैं इस तरफ ही आने वाली थी, मुझे वाइंड अप करना है। पेरेंट्स को थोड़ा सा प्लीज अपने बच्चों को जरूर चेक एंड बैलेंस रखें। स्कूलों में जैसे कैमरा मैन ने जिक्र किया, पीछे जाएं, पता करते रहें, बस गेट तक छोड़ के आने की रविश को तर्क करते हैं। अपने बच्चों के टीचर से जाके मिले, स्कूल के इन्वायरमेंट को देखें, बच्चे को जितना मैक्सिमम टाइम आज बहुत ज़रूरी है, ज़रूर दें जी। अच्छा जी, एक अनाउंसमेंट कर दीजिए, सरकारी स्कूलों के औकातकार तब्दील हुए हैं क्योंकि मौसम तब्दील हुआ है। तो जी कल से सरकारी स्कूल सुबह 8:45 पर 8:45 बजे लगेंगे। छुट्टी 3 बजे होगी। जुमे के दिन छुट्टी दोपहर 12:45 पर होगी। सो ये मौसम में तब्दीली हुई है, इसके असरात नज़र आना शुरू हुए हैं जी। सरकारी स्कूलों के औकातकार, प्राइवेट स्कूल के भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनके अपने मुताबिक होते हैं, वो चेंज कर देते हैं, लेकिन एज इट इज़ ये वाले नहीं होते, कुछ लोग ये भी कर देते हैं। लेकिन ये स्कूल की टाइमिंग जो है, इसमें अब जो तब्दीली आई है, कल से उसका इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे जी अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एयर क्वालिटी इंडेक्स का जिक्र कर लें तो आज शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त पर दूसरे नंबर पर है, और आलूदगी फैलाने पर 2 सनती यूनिट को मिसमार किया गया है। 13 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आमिर भाई, पहले नंबर पे भी आएंगे जी हम, किसी जगह में तो पहले नंबर पे होंगे ना हम। ये अब ये कह सकते हैं दुनिया भर में लाहौर इस वक्त सबसे पहले वाली बात है क्या, ये जिस पे आपको पहले नंबर पे पहले नंबर खुशी की बात है भाई, पहले नंबर पे आ रहे। लेकिन जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसी वजह से हम पहले नंबर पर आएंगे कि 2 सनती यूनिट। आप मुझे बताएं, क्या लाहौर में सिर्फ 2 सनती यूनिट ये काम कर रहे थे? इससे मैं एग्री करती हूं, ये सिर्फ 2 सनती यूनिट काम कर रहे थे। और मुझे ये देखकर बड़ी, आप शायद हमारी कैपेसिटी 2 को नहीं, आप इसमें इस खबर पे गौर करें। जहाँ जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर है ना, वहाँ ट्रैफिक का मसला है। मसलन जौहर टाउन लिखा हुआ है, आपको पता है कि अल्लाहू चौक से शौकत हानम हॉस्पिटल तक शदीद ट्रैफिक है। उसकी वजह क्या है कि आप वहाँ पे वो जो सिंक होल्स बनते हैं उनको रोक नहीं पाए। आपने क्या किया, उन पे ना कोन्स लगा दी रेड कलर की, वहाँ पे ट्रैफिक को सिंगल लेन किया। अब वहाँ पे चौकिंग पॉइंट बन जाता है। तो फिर 302 जौहर टाउन का है। अब आ जाए आप ठोकर पे आपको समझ ही नहीं आई कि आपने कहाँ से ट्रैफिक को किस तरफ डाइवर्ट करना था। चौकिंग पॉइंट है, वहाँ पे आप देख लें कि क्या सूरत हाल है, रुकना ही रुकना है। तो आपको सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रैफिक का है, जिस पर इस वक्त भी कोई गौर नहीं कर रहा है कि ये बड़ा मसला है। सनती यूनिट ठीक है, वो जो री रोलिंग मिल्स हैं उनको सिर्फ जुर्माना ना करें, उनको गिरा दें। ये जब तक आप ट्रैफिक का मसाइल हल नहीं करेंगे, जो जहाँ जहाँ चौक होती है वहाँ आपके लोग मौजूद नहीं होते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को सही डाइवर्शन दे नहीं पाए। आप आज तक जो यू टर्न्स बनाते हैं वो प्रॉपर नहीं बना पाए। आपने कनेड कॉलेज के सामने मैं बारहा रोया हूँ इस बात पे, आपने बिल्कुल उसका यू टर्न उसके गेट पे खोल दिया है। आपने उसका यू टर्न उसके गेट पे खोल दिया। होता क्या है, यहाँ से ट्रैफिक जाती है, अब बच्ची को उतारने के लिए उसने गेट के अंदर जाना है, बिल्कुल ऐसे, तो लिहाजा वो रोड को ऐसे क्रॉस। लेकिन आप जितना मर्जी ये चीजें मेंशन कर लें, इस पर कुछ नहीं होने वाला। वक्त कम है। थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आज बहुत ही अहम दिन है और इसको डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, वर्ल्ड प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लूज रिमेम्बरेंस डे है। अब ये दिन है क्या, इसको बात करना कितना ज़रूरी है, अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें जो हम अपने इर्द गिर्द वाले इन्वायरमेंट में देखते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को लेकर बहुत सारे मसाइल, जिनमें से एक बहुत बड़ा मसला ये है
कि हम कहते हैं जी बच्चियां शादी से पहले स्मार्ट दिखनी चाहिए, खूबसूरत दिखनी चाहिए, डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मसाइल जिसकी वजह से आगे चल के बच्चियों को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। मिसकैरेजेस होना हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। क्या रीज़न है इसकी? फिर आपको कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिस पर गौर करना है और जिसको आपने, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको उसको स्टार्ट से ही आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर अदीबा साहब के मौजूद है, गायनाकोलॉजिस्ट है, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले क्या करें? ना, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है किसी भी जोड़े के लिए, एक औलाद का खोना या प्रेगनेंसी लॉस होना, और बड़ा टाइम लग जाता है उस जोड़े को इस एंग्जाइटी, इस स्ट्रेस, इस लॉस से निकलने के लिए। इसके जो फिज़िकल इम्पैक्ट बॉडी पे खातून की है वो तो है ही, लेकिन जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है समहाउ द अदर हमारी सोसाइटी में उसको इतनी वेटेज नहीं दी जाती, नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे ख्याल में उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। हालांकि उस कपल को एज अ कपल थेरेपी सेशंस लेने चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि वो उस डिप्रेशन में कोई भी हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच्ड है, ये एक विशियस साइकिल है। सो मेरा तो ये ख्याल है कि जो भी जोड़ा बेचारा इससे गुजरे, फैमिली से बड़ी दरख्वास्त है कि बाकी सारी जगह अपनी जगह उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली बूस्ट किया करें, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ का ख्याल रखा करें कि वो जोड़ा डिप्रेशन में ना जा रहा हो। मर्द मेरा ख्याल है फिर भी निकल जाते हैं, वो घर से निकलते हैं, काम पे जाते हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। पूरा दिन घर में वो उसी सदमे के बारे में, उसी लॉस के बारे में सोचती रहती हैं। तो इस देख के हवाले से मेरा मशवरा ये है कि हमें साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ ख़वातीन पे भी बड़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आप जहाँ पर साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात कर रही हैं, जो हम देखते हैं बार बार मिसकैरेज होता है, इसकी एक ये भी बड़ी वजह हो सकती है। है ना, स्ट्रेस जो है ना उसको हम इससे अलग नहीं कर सकते मिसकैरेजेस से, बहुत गहरा ताल्लुक है इसका। एक बिल्कुल नॉर्मल कपल जो नेचुरली कंसीव करते हैं, जिनका कोई इनफर्टिलिटी का इशू नहीं है, पहले बच्चे भी हैं, और एक ख़ास एक मखसूस प्रेगनेंसी में अगर उनको कोई बहुत मेजर किस्म का सदमा या सेटबैक लगता है, मिसकैरेज हो जाता है। देखो, जब बच्चा माँ के अंदर पल रहा होता है तो वो माँ के साथ अटैच्ड है। हर एक चीज़ जो माँ एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने ये देखा कि अगर माँ रो रही है तो बाकायदा फीटस के आंसू निकल रहे हैं। 3D अल्ट्रासाउंड करके उन्होंने ये चेक किया। माँ मुस्कुरा रही है, बच्चा मुस्कुरा रहा है, फीटस अंदर, अभी देखो वो बाहर निकला भी नहीं, और वो सारे इमोशंस उसके माँ के साथ कनेक्टेड है। वो आपने सुना होगा कि इस्लामिकली भी कहा जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो आप ऊंची ऊंची कुरान पढ़ो या कुरान सुनो, क्योंकि बच्चा सुन रहा है। आप अच्छी बातें करोगे तो बच्चे तक इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह जो ज्यूज़ है ना, वो बड़े शार्प होते हैं मेंटली, वो हम देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया को नचा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। वो क्या करते हैं कि वो प्रेगनेंसी में उनकी माइंड मैथ्स के बड़े बड़े वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है ना वो ऊंची ऊंची सॉल्व करना शुरू कर देती हैं। उनके बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो वो मेंटली, मैथमेटिकली हमारे बच्चों से ऑलरेडी पार अबव होते हैं। सो ये है इम्पैक्ट माँ का और उस अनबॉर्न बच्चे का, ये कनेक्शन है। सो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। अब हमने इस रिस्क फैक्टर को कम कैसे करना है, क्या वजूहात है इसकी? देखो, अगर हम स्टेटिस्टिकली बात करें ना तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट कॉज है ना, तकरीबन 60 to 70% अर्ली मिसकैरेजेस जो होते हैं ना, वो होते हैं बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बन जाती है। सही। अनफॉर्चुनेटली जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है ना वो एट टाइम्स चेंज हो सकती है, एट टाइम्स नहीं चेंज हो सकती। ठीक है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को बढ़ा सकते हैं। हम उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि वो मॉडिफाइबल है, वो हम चेंज कर सकते हैं अपने रवैयों से, अपने आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ से। सो वो क्या है? देखो, सबसे पहले स्मोकिंग टॉप मोस्ट है, और इसको अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ज़ीरो अवेयरनेस है। अगर मेरे पास ही मरीज़ आए ना, लेट्स से, और मैं मर्द को कहूँ कि आप स्मोकिंग बंद करो, काफ़ी मसले हल हो जाएंगे, तो अमूमन मर्द मेरे से सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब कितने मर्द करते हैं, उनके तो बच्चे हैं, हाँ, तो हमें ही क्यों मना कर रही हैं? सो उसको फिर हमें यूँ समझाना पड़ता है कि देखो, किसी एक की कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, किसी एक की वीक होती है। लेट्स से एक बंदा है, वो पूरी ज़िंदगी उसने चीनी नहीं खाई होती, उसको डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर हो जाता है, ज़्याबतीज़ जिसे हम कहते हैं। और एक उसके बरक्स दूसरा बंदा है जो मन चीनी खाता है लेकिन उसके पैनक्रियाज स्ट्रॉन्ग है, उसको नहीं हो रही, ज़्याबतीज़ का मर्ज नहीं हो रहा। सो ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है। ठीक। अब एक बंदा जिसके स्पर्म अफेक्ट ले रहे हैं स्मोकिंग से,
वो ये आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकता। ठीक है, स्मोकिंग क्या करती है कि वो जाके ना डीएनए के लेवल पे स्पर्म को डैमेज करती है। जब डीएनए डैमेज हो गया तो वो डैमेज डीएनए जब आके एग से मिलेगा तो एम्ब्रियो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल निकलेगा, वो मिसकैरेज कर देगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। हाँ, नॉट ओनली मर्द, खवातीन की स्मोकिंग भी, शहरों में स्मोकिंग, गाँव में हुक्का, खवातीन भी पीती हैं। अब इक्वली दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इस पे इम्पैक्ट ला सकती है वो हमारा लाइफस्टाइल है, डेफिनेटली, जिसमें एक सबसे पहले हमने स्ट्रेस डिस्कस कर लिया, फिर एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। वो ये है कि बच्चों को एक्सरसाइज की आदत नहीं, पता नहीं पाकिस्तान में क्यों नहीं है ये कल्चर। शायद शहरों में थोड़ा सा तब्दीली अब आ रही है, आप भी नोट करते होंगे कि एटलीस्ट एक पर्टिकुलर सर्कल में, जी बिल्कुल, ये अब अवेयरनेस आ गई है। लड़के भी लड़कियां भी वर्कआउट करती हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। सो ना बच्चे हिलते हैं ना बच्चियां हिलती हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप ओवरवेट नहीं हो ना, आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, ऐसे ही है, और ये गलत है। WHO की गाइडलाइन आई है, उन्होंने वीक के हिसाब से कहा था, मैंने उसको डिवाइड करके ना डेली निकाल लिया। वो ये है कि एवरी इंडिविजुअल जो 18 से 64, मुझे 64 की उर्दू नहीं आती, आई एम सॉरी, 64 ईयर्स के दरमियान है, 18 till 64 ईयर्स। उन्होंने ये नहीं कहा ओवरवेट है, अंडर वेट है, वेट का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ एज की ब्रैकेट उन्होंने दे दी है कि 18 से 64 के बीच में जो है उन्हें डेली तकरीबन 21 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। सही, हम कहाँ करते हैं? नहीं। तो जब नहीं करेंगे तो हर वो फैक्टर्स जो हमारे हार्मोन्स है, जिन्होंने प्रेगनेंसी को अच्छा चलाना है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और यही वो फैक्टर्स है जो प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, मर्दों के स्पर्म के ऊपर, खवातीन के एग्स के ऊपर। तो हमें इसका ख्याल रखना है। और एक दिन नहीं होता अफेक्ट। देखो, जो स्पर्म का साइकिल है ना, तकरीबन 64 to 70 डेज का है। सही, यानी कि प्रेगनेंसी जिस दिन होनी है उससे तकरीबन 3 महीने पहले से असरात आना शुरू हो जाएंगे उस स्पर्म के ऊपर जिसने उस दिन प्रेगनेंसी करनी है। ठीक, सो हमारा लाइफस्टाइल, हमें तो पता ही नहीं किस दिन प्रेगनेंसी होनी है, सो हमें तो पहले से ही तैयारी करनी है ना। इसी तरह खवातीन के लिए भी एग्स जो है वो हर चीज़ का असर लेते हैं, पहले से शुरू करना होता है। जैसे हम अगर फॉलिक एसिड एडवाइस करते हैं तो हम कहते हैं आप शुरू कर दें। आप अगर प्रेगनेंसी 3-4 महीने बाद भी चाह रही हैं, फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें, क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट करता है और वो पहले से ही अच्छा होना चाहिए। सही, तो ये है। डॉक्टर साहब, आजकल वो बड़ा ट्रेंड है कि आपने शादी पे अच्छा दिखना है, स्मार्ट दिखना, उससे पहले भी हम बड़ा वो डाइट शाइट एकदम से खाना पीना प्रॉपर छोड़ दिए, ये भी नुकसान दे। हाँ, देखो, मैं कहती हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज़ को मॉडरेशन में लेके चलना चाहिए। और एकदम से जब हम वेट रिडक्शन में, पता क्या आता है कि जब हम एकदम से करते हैं ना, दैट इज़ नॉट हेल्दी। हाँ, ग्रेजुअल इज़ वेरी गुड कि आप टारगेट ये करें कि हर महीने चले मेरा 1 to 2 किलोस गिर जाए, बट नॉट लाइक कि एक महीने में 6 से 7 किलो गिर जाए। उसके अपने असरात बॉडी पे बहुत बुरे आते हैं, क्योंकि सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है ना, कंफ्यूजन मच जाती है बॉडी में। सही, कि भाई ये एकदम से क्या हो गया। सो कोई भी चीज़ जो अचानक इंट्रोड्यूस होएगी बॉडी के ऊपर, वो उसको स्ट्रेस में डालेगी। और अगर हम उसी को ग्रेजुअली लेके चलेंगे, बॉडी ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि बॉडी का एक अपना दिमाग है, एक जहन है। सो उसको भी बच्चों के जहन की तरह आराम आराम से समझाना पड़ता है। सो ग्रेजुअली लेके चलेंगे, फेयर इनफ। अगर आपकी शादी है, आपको पता है कि साल बाद शादी है, तो आप ग्रेजुअली करें, साल पहले तैयारी शुरू कर दें। ये नहीं कि 2 महीने पहले फिर आप क्रैश डाइटिंग पे चले जाएं, पूरा दिन कुछ खा नहीं रहे, सिर्फ ग्रीन टी ले रहे हैं। ये हार्मफुल है बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सही। ये बार बार मिसकैरेज होना क्या आपके आने वाले बच्चे के लिए भी नुकसान होता है? क्या बच्चा वीक होता है? हाँ, ये असल में जैसे मैंने कहा ना कि सबसे पहले तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज, जिनके बार बार मिसकैरेजेस हुए ना, जैसे हमारी मेडिकल साइंस में 3 दफ़ा या 3 से ज़्यादा दफ़ा अगर मिसकैरेजेस हो जाए, फिर इसको प्रॉपरली देखने की ज़रूरत है। और इसके लिए फिर मज़ीद आगे फर्दर इलाज आ गए कि वो ये होता है कि जैसे उस इलाज को हम कह देते हैं PGTA। वो क्या है? वो ये है कि आप IVF के थ्रू एम्ब्रियो बनाएं। लेट्स एक जोड़ा है, खातून के अंडे लीजिए, हस्बैंड के स्पर्म लीजिए, उनके एम्ब्रियोज बना लीजिए, उन एम्ब्रियोज की बायोप्सी लीजिए, सेल लीजिए, हर एम्ब्रियो में से एक सेल निकाल लीजिए और उसके ऊपर टेस्टिंग कर लीजिए कि आया कि ये क्रोमोसोमली नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। क्योंकि देखा ये गया है कि जो मिसकैरेजेस जो हम बात कर रहे हैं, अर्ली मिसकैरेजेस जो बार बार होते हैं, वो हो रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान के क्रोमोसोम्स का नंबर होता है 46। आपके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, मेरे अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। तो नॉर्मैलिटी जब हम क्रोमोसोम्स की कहते हैं, वो ये होता है कि वो 46 नहीं है, ठीक है, या वो 45 या वो 47 है। अच्छा। जैसे एक बहुत कॉमन डिजीज है डाउन सिंड्रोम, यूजली उसका सबको पता है, कॉमनेस्ट है जी, उसके अंदर भी यही मसला है। उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम 46 नहीं है। सो
वो जब एबनॉर्मेलिटी आती है तो कोई ना कोई मसला आता है। और कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो मिसकैरेज करती हैं इसी वजह की वजह से। सो ये देखना ज़रूरी है, अगर किसी जोड़े में बार बार हो रहा है कि एम्ब्रियो बना के चेक करें कि कौन सा नॉर्मल है, जिसके अंदर 46 एम्ब्रियो है, सिर्फ खातून के अंदर वही रखिए, सही जो अब नॉर्मल है वो ना रखिए, क्योंकि वो वजह है जो मिसकैरेजेस कर सकती है, सबसे कॉमनेस्ट। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी और वजूहात होती हैं। कुछ लोगों के बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इम्यूनिटी बनाने वाले आप समझ लें सेल्स होते हैं जो बॉडी के उस एम्ब्रियो के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे होते हैं। सही, वो फिर यूजली सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर दीज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, वो सेकंड नंबर पे आते हैं। हाँ, वो भी उसकी भी फिर कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, उसके टेस्ट करा लेते हैं, अगर वो वजह निकले उसको ट्रीट करते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। ठीक है ना, सो ये दो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। आपने करना क्या है स्टार्ट में प्रेगनेंसी के इस फैक्टर को कम करने के लिए? क्या हाई ब्लड प्रेशर इसकी वजह होती है, डायबिटीज इसकी वजह होती है? कुछ लोग बिल्कुल ही कहते हैं अच्छा बेड से पाँव ही नहीं उतारना। हाँ, अच्छा ये है कि देखो पहले दिन से वाकई जिनमें ये है कि उनको बहुत ज़्यादा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ऑब्स्टेट्रिशियन से इन टच रहना चाहिए। अपने जो एंटीनेटल विजिट्स हैं उनको फ्रीक्वेंटली जाएं। ठीक है, और उसमें हम यही चेक करते हैं, हर विजिट पे ब्लड प्रेशर चेक होता है, हर विजिट के पे तो नहीं लेकिन चलो फ्रीक्वेंटली शुगर चेक होती है, स्पेशली जिन फैमिलीज में शुगर है ऑलरेडी। लेट्स से कि बच्ची को नहीं भी है डायबिटीज़ का मसला, वालदैन में है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बच्ची में बहुत ज़्यादा रिस्क है कि प्रेगनेंसी में खुदा न खास्ता डायबिटीज़ होने का इम्कान है। सो उस पर नज़र रखनी है और हेल्दी खाए। दोबारा वही बात, नमक कम कर दे डाइट में एहतियातन, चीनी का इस्तेमाल कम कर दे, तली हुई चीज़ों का अशिया, हेल्दी लाइफ स्टाइल पे चलेंगे। वो जो हमें पता है, सबको ही पता है, करते हम नहीं है, पता हम सबको है कि जी फास्ट फूड नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने। अब मार्केट में इतने ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, अब तो बच्चे भी वही खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और बस अवॉइड करें। फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो गए और आपको ये मसले मसाइल रहे हैं तो ओवरऑल आपको रात को टाइम पे सोएं, सुबह टाइम पे उठें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन है हमारे हार्मोन्स की। एक और रिसर्च आई थी, इसी के ऊपर रिसर्च मुझे एक और याद आ गई कि उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट्स और फ्लाइट क्रू के ऊपर एक रिसर्च की, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा सोने जागने का साइकिल उन्हीं का डिस्ट्रप्टेड है। कभी रात की फ्लाइट है, कभी दिन की फ्लाइट है, ना सोने का पता ना जागने का पता। तो उन्होंने ये देखा कि फ्लाइट क्रू के अंदर इनफर्टिलिटी भी ज़्यादा है और प्रेगनेंसी हो जाए तो मिसकैरेज का रेट भी ज़्यादा है। अच्छा, सो ये इतना ज़्यादा इसका अमल दखल है हमारी वेल बीइंग के साथ, हमारे सोने जागने के साइकिल से। सो जिनकी ऐसी जॉब नहीं है कि रातों को जागना, जो सिर्फ अपनी आदत से जाग रहे हैं, उनको चाहिए कि रात को टाइम पे सोएं। और अगर हम इस पे भी स्ट्रिक्टली बात करें तो 10 PM इज़ द बेड टाइम, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल आजकल कोई कर रहा है अनफॉर्चुनेटली शहरों में। तो ये है मसले मसाइल शहरों में रहने की वजह से, जो हमारे लिए मतलब उल्टे साबित हो गए हैं, हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो गए हैं। डाइट हमने गलत कर ली है, हमने सोने जागने का साइकिल डिस्टर्ब कर लिया, हमने गलत हैबिट्स अपना ली हैं, स्मोकिंग, वेपिंग, ई सिगरेट्स, हम क्या नहीं कर रहे, शीशा भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज हम कर नहीं। बिल्कुल। क्या फ्रीक्वेंटली और वक्फा कम होना भी इसकी एक वजह होती है? हाँ बिल्कुल होती है। देखो जब वक्फा बहुत कम होता है ना, तो हमने माँ को रिकवरी का टाइम ही नहीं दिया। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब तक बच्चा 9 महीने माँ के अंदर था, न्यूट्रिएंट्स भी माँ की बॉडी से आ रहे हैं, और जब पैदा हुआ तो ये एक बहुत ज़्यादा दोबारा डिस्ट्रप्शन है बॉडी के लिए। पूरे के पूरे हार्मोन्स खातून के डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। सो अगर हमने उसकी बॉडी को रिकवरी का टाइम ही नहीं दिया, वो 9 महीने प्रेगनेंसी के, फिर थोड़ा सा आप समझ लें कि 5-6 महीने बॉडी को भी रिकवरी के मिनिमम चाहिए। यूट्रस को स्ट्रेंथ दोबारा रीगेन करने के लिए, बहुत सी बच्चों का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसको दोबारा रीगेन करने के लिए। सो जब तक सब कुछ अच्छा नहीं होगा, मिसकैरेज का चांस तो है। देखो अगर यूट्रस वीक होगा ना, तो ऑब्वियसली वो कैरी नहीं कर सकेगा बोझ को, कैसे कैरी कर सकेगा, यूट्रस ही नहीं कैरी कर सकेगा। और उसके अंदर भी होता है कि यूट्रस की कमजोरी इज द रीज़न, तो सेकंड ट्राइमेस्टर लॉसेस ज़्यादा होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी की जगह। तो हम अगर यूट्रस को रिकवरी टाइम नहीं दे रहे, तो हम तो ज़्यादती करें माँ के साथ भी, यूट्रस के साथ भी, और बिल्कुल दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। इसीलिए देखो, इसीलिए इस्लाम में बड़ी हिकमत है। हमें कह दिया गया बच्चे को 2 साल फीड करो। जब आप फीड करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्ट्रासेप्शन हो रही होती है काफ़ी हद तक। और जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं, उनकी माओं को यूजुअली पीरियड्स नहीं आते साल तक। सो
ये अल्लाह ने एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन खुद ही दे दी है कि खातून को उसकी बॉडी को रेस्ट मिल जाए। सो वही वाली बात, अब अनफॉर्चुनेटली हमने शहरों में रह के ये भी डिस्टर्ब कर दिया कि हम उसमें ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे। सही। तो वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन तो खत्म हो गई। फिर हमें खुद से ज़रा जहन लगा के अपनी वेलबींग के लिए थोड़ा सा एहतियात करनी है और इंटेलिजेंट थिंकिंग करनी है, क्योंकि तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। अब अगर हम इम्प्लीमेंट ना करें तो वो अब हम किसको ब्लेम करें। बिल्कुल आपने सही कहा। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? ना बस मैसेज यही है कि हेल्दी रहें, हेल्दी सोचें, हेल्दी करें और अच्छी सोच लाएंगे तो अच्छा होगा। मेरे एक पेशेंट ने ये बात की थी जो मुझे बड़ी दिल को छुई थी। उन्होंने कहा कि अगर हम अच्छे का गुमान करेंगे ना डॉक्टर साहिबा तो अच्छा ही होगा। सो मुझे ये बात इतनी पसंद आई थी ना कि देखो एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल, जब आप इस दिन के उससे वो मुनासबत से कि जब आप इससे गुजर रहे होते हो तो एक पॉजिटिव थिंकिंग मुश्किल होती है। बिल्कुल। आपको लगता है जी पूरी दुनिया के बच्चे नॉर्मल हो रही हैं, सबके ठीक हैं और मैं ही इस अजियत से गुजरी जा रही हूँ 2 दफ़ा 3 दफ़ा, ये बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और उनकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है कि शायद अल्लाह ने मुझे नवाजना ही नहीं है। सो कोशिश करके उनके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी यही है कि उनको नेगेटिव करने की बजाय उनको पॉजिटिव वाइब्स दें, उनको पॉजिटिविटी की तरफ लाएं कि भाई देखो देर हो सकती है अंधेर नहीं होगी इंशाल्लाह। तो बस खुश रहें और अल्लाह पे भरोसा रखें इंशाल्लाह। और हेल्दी अच्छा लाइफस्टाइल वक्त बहुत आएगा। ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहबा की इन तमाम बातों से ये चीज़ें, और आप खुश भी रहें, पॉजिटिव भी रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारे पास जो ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है वो हम आपसे मिलवाते रहते हैं। कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनका आपने इतना तस्करा नहीं सुना होता, उनमें से एक वोशू भी है। अच्छा जी, ये रिवायती चीनी मार्शल आर्ट टाइप एक खेल है, सो कुछ कराटों से भी मिलता जुलता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखाएंगे भी कि बेसिकली है क्या। आज के हमारे मेहमान जो हैं जिन्होंने ज़बरदस्त कारकर्दगी वोशू में दिखाई और अपना नाम बनाया, ना सिर्फ अपना नाम बनाया बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सो हम अपने मेहमान की तरफ भी चलेंगे और उनके साथ जी उनके कोच भी मौजूद हैं, अमरीन इफ्तिखार साहिबा जो कि नेशनल वोशू टीम कोच हैं, और इसके साथ अब्दुल रहीम वोशू प्लेयर हैं। और माशाल्लाह 11 साल की उम्र में इतनी ज़बरदस्त कामयाबियां समेटना। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आ रही हूँ जी हमारे मेहमान की तरफ, जी अब्दुल रहीम की तरफ। अब्दुल रहीम, कैसे आए इस गेम की तरफ? फैमिली, थ्रू फैमिली। सही, यानी आपकी फैमिली में सबको शौक था? हाँ जी। सही। तो इंस्पिरेशन कौन था बेसिकली? मदर एंड फादर। मदर और फादर दोनों खेलते थे? यस। अच्छा, फिर तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब अमरीन साहिबा मदर भी हैं इनकी और कोच भी हैं। सो अमरीन साहिबा, आपने कैसे स्टार्ट किया? मैं तकरीबन खुद भी 4 साल की एज में, मेरे फादर जो है, हमारी बेसिकली जो फैमिली है वो गर्ल्स फैमिली है। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा बेटियां घर में, तो बेटा ना होना, एक मेरे फादर ने उस चीज़ को, बेटे को कमी बजाय हमें उसको ताकत बना दिया। हम सब बहनों को, 3 बहनें, तीनों को किसी ना किसी फील्ड में ले गए, लेकिन उनका जो फोकस था, मेरा क्योंकि ज़्यादातर लड़कों की तरह बैठना उठना, लड़ाई झगड़ा करना, तो फादर ने मुझे मार्शल आर्ट साइड पे डाल दिया। और वो इतने पंक्चुअल थे कि अपना काम छोड़ के आते थे मुझे क्लब लेके जाना उस दौर में, यानी ये मैं आपको बात बता रही हूँ 87-89 की, उस दौर में वो मुझे लेके जाते थे मार्शल आर्ट्स क्लब्स में और वहाँ ट्रेनिंग करवा के फिर मुझे वापस लेके आते थे। तो फिर वो सिलसिला चलता रहा। अल्लाह ताला ने बहुत मकाम दिया, इज़्ज़त दी। शादी भी ऐसी फैमिली में होगी कि वो भी मार्शल आर्ट्स फैमिली। तो फिर दोनों मियाँ बीवी हम माशाल्लाह से कर रहे थे। अभी जो है मैं साउथ एशिया की वाहिद लेडी हूँ जो साउथ एशिया लेवल पे इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल में एज ए जज पाकिस्तान टीम की कोच भी और एज ए जज में ड्यूटी दे चुकी हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। और पाकिस्तान में मैं जो पाकिस्तान की सबसे सीनियर इस वक्त हेड कोच हूँ। जितनी भी पाकिस्तान की नेशनल गेम्स हो, नेशनल हो, वो चाहे मेन हो या वीमेन हो, उसको मैं खुद ये बेसिकली वुशू है क्या? बेसिकली वुशू चाइनीज मार्शल आर्ट्स है। वुशू कंफू, जेट ली, ब्रूस ली की गेम है ये। सेम वही तलवारें, लाठियाँ, आप ये कह सकते हैं। अगर हम अपने पंजाब में देखें तो लाठी, गतका, जो ये चीज़ें हैं, कुश्ती है, रेसलिंग है, ये सारी गेम्स इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं। ये गेम जहाँ टफ है वहाँ इसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत ज़्यादा, जैसे हेड गार्ड पहनना, चेस्ट गार्ड पहनना। फीमेल पाकिस्तान के अंदर मैंने 2001 में हमने बाकायदा आगाज़ किया और इस वक्त 23 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़वातीन, मर्द तो हैं ही माशाल्लाह, ख़वातीन इंटरनेशनल लेवल पे
हम सैफ गेम्स के अंदर यानी साउथ एशिया गेम्स में सिल्वर मेडल तक लेके आए हुए हैं और इंडिया के साथ बीट करके इंडिया को भी पाकिस्तान इंडिया में जाके बीट करके आए हैं। तो ये हमारी एक काविश थी। जबरदस्त। अब्दुल रहीम आपकी तरफ आना चाहूंगी। सो किस एज में स्टार्ट किया? मैंने 4 इयर्स की। 4 इयर्स में स्टार्ट किया। तो डर नहीं लगा? बच्चे तो डर जाते हैं, अच्छा लग ना जाए, चोट ना लग जाए। एक्चुअली ये हुआ कि मम्मा अब्बू देख के मुझे थोड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने इनसे कहा मुझे भी थोड़ा सा करवाएं, छोटी उम्र में था। तो जब मैं चलना शुरू हुआ तब से ही देखता हूँ उसकी चीज़ें, तो मेरे अंदर भी जोश आया। मैंने मम्मा अब्बू से कहा मुझे भी करवाएं, मैंने भी करना शुरू किया और फिर इंशाल्लाह मैं इस मुकाम के ऊपर आ चुका हूँ। कितनी देर ट्रेनिंग की और कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है ऑफ कोर्स। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो आपको पता है ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, सब कुछ पढ़ाई की तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है, हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी इंटेंस होती है, जो इंटरनेशनल लेवल्स के लिए होती है। जैसा शज़ेब आप जानती होंगी कराटे कॉम्बैट के अंदर, वो विशु से ही गया है उधर से, तो उसके साथ भी ट्रेनिंग हुई है मेरी, तो इसमें। अच्छा, तो कितना टाइम रूटीन में आप अपनी इसको टाइम देते हो? 7 to 8 आवर्स। और थ्रू आउट द वीक? यस। सही। और स्टडीज मैनेज हो जाती हैं फिर? यस। 7-8 घंटे बहुत होते हैं। फिर आपको हेल्थ के बारे में भी उतना बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है, तो डाइट का भी ख्याल रखते हैं? यस, डाइट इज मदर फूड। सो किस तरह से ये सारा एक कॉम्बिनेशन बनता है कि आपने पढ़ाई भी करनी है, डाइट भी? वैसे इनका जो स्कूल है वो बहुत कोऑपरेटिव है। वो जब भी इसने किसी इवेंट पे जाना होता है, टीचर्स बहुत ज़्यादा मतलब इनकरेज कर रही होती हैं कि ठीक है, मैं उनको कॉल करती हूँ जस्ट कि इसने फलां जगह जाना है इवेंट के लिए, तो वो इसकी स्टडी जितनी बैक होता है वो इसको अलग से इसको शेड्यूल भेज देती हैं। ये घर में भी पढ़ता है उधर भी, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ स्टडी को मैनेज करना ये टीचर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का है घर में, क्योंकि हर बंदा स्पोर्ट्स कर रहा है, तो आपके घर में तो एक अलग से एरिया बिल्कुल नहीं, मेरा बाकायदा एक क्लब बनाया हुआ मैंने अपने घर के अंदर, जिसमें हज़ारों बच्चे साल में ट्रेंड होकर निकलते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। और सिटी 42 का हमेशा से ही एक मतलब म्यार रहा है कि हमें बहुत इंकरेज किया सिटी 42 में। हमारे छोटे से छोटे इवेंट्स को, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया उन्होंने, क्योंकि आपके इलाके में करीब ही है हमारा क्लब, तो हमें इशू नहीं है। ये सिटी 42 अक्सर जो है हमें कवरेज देता रहता है। अब्दुल रहीम, मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी। हमें वो चीज़ें जो आप समझते हैं कि वोशो में बहुत ज़रूरी हैं, आगे से इसकी भी कैटेगरीज है ना, आप कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं? ठीक है, और मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि क्या किस तरह स्टार्ट लेते हैं? आप अगर देख लें ब्रूस ली को, वो नंचक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे नंचक्स नहीं होते। हम लोग इस्तेमाल करते हैं तलवारें, स्पीयर्स, लाठियाँ एंड बेयर हैंड, जो उसमें कोई भी वेपन नहीं होता। पर्सनली सोर्ड्स और क्या कहते हैं बेयर हैंड करते हैं। अच्छा, जो आपकी टाइप है उसमें वेपन नहीं होता? एक पे वेपन होता है, एक पे नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था, अदरवाइज ये वेपन ले आता। बेयर हैंड अगर आप कहेंगी तो ये थोड़ा परफॉर्म भी आप हमें थोड़ा सा परफॉर्म करके भी दिखा दो। हाँ जी, हाँ जी, इधर इधर ही रहे, बल्कि आप इधर आ जाए। ठीक है जी, ये वाली पोजीशन ले जी। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो आप इजीली यहाँ पे कवर कर दें। स्पेस खुली होना भी हाँ जरूरी जी, है। अच्छा, उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। जगह नहीं है। वाह, जगह नहीं है वाकई, थोड़ा सा जगह। अच्छा, आप आगे भी आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, आ जाइए आगे आप। चलें जी, आपको ये वाला कैमरा जो है वाह, ज़बरदस्त ही ज़बरदस्त, वेल डन। अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें इसकी बता दें, जो हर गेम के कुछ असूल होती है ना, सो इस गेम के क्या असूल है? हमारी गेम के जो बेसिकली असूल हैं कि उसमें आपको हर प्लेयर को, अगर वो फाइटर है तो उसके अंदर लाजम है कि डिसिप्लिन और अपने आप को नीचे रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्लेयर कि वो मैं वर्ल्ड लेवल पे चला गया हूँ, या अगर वो बहुत ज़्यादा अप डाउन होना शुरू हो जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन जाना शुरू हो जाती है। ये तो हर नॉर्मल इंसान में, वो प्लेयर है नहीं, आज भी जिसमें होगी तो वो आगे बढ़ सके। और मार्शल आर्ट्स में जब तक आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउन नहीं रखते आप अपनी अचीवमेंट के, क्योंकि फाइट के अंदर आपको फुल बॉडी आपकी मुतहरिक होती है, आप पंच मार रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं,
बहुत ज़्यादा तरीके से इसको आपने मूव करना होता है, तो उसके लिए आपको काम डाउन रहना होता है, बहुत ज़रूरी है। सेम इसी तरह जब ये तालू परफॉर्म करते हैं, इसमें क्योंकि स्पेयर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जैसे नेज़ा है, लाठी है, इसमें अगर खिलाड़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो अक्सर उनके वेपन्स उनसे छूट जाते हैं जो आपको डिसक्वालीफाई की तरफ ले जाते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि प्लेयर्स को पहले से काम डाउन करते हैं, जब वो कैंपिंग में स्टार्ट होते हैं या ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो उनको ये कहते हैं कि आपकी जितनी बदमाशी है वो इस एरिया के अंदर है, इसके बाद आप एक नॉर्मल पर्सन हैं ताकि आप अपनी गेम के ऊपर फोकस चले। ये जो इस गेम की तरफ जाना चाह रहे हैं उनको हमने बता दिया कि उनको क्या क्या चीज़ें अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनानी है। सो आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स के अंदर रोशन करूँगा। गुड लक माशाल्लाह। और हम भी चाहेंगे कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।